नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। जेन जी और जेन अल्फा, इस वक्त ये वो दो शब्द हैं जिसे सुनकर सत्ता और प्रशासन सबके कान खड़े हो जाते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर डीएम से लेकर मंत्री तक दौड़े चले आते हैं। वजह है इस जनरेशन की ताकत, और उसी ताकत का फायदा केवल एक पक्ष न उठा सके, इसीलिए सबके जहन में केवल जेन जी चल रहा है। यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री अपने हर मंत्री को हर दिन एक एक नया टास्क पूरा करने को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जेन जी के पास सारे मंत्री पहुंचे। हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है जेन जी के पास पूरी पार्टी पहुंचे। 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं जेन जी से जेन अल्फा तक की समस्या हर अफसर तुरंत सुने। क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। अखिलेश यादव कहते हैं युवाओं और बच्चों की वजह से अब सरकार जाने वाली है। जब से बच्चों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना शुरू किया है, बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। तेजस्वी यादव युवाओं के साथ सड़क पर उतरते हैं। नौजवानों के साथ, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। बीजेपी का वन डे वन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, जेन जी चौपाल और तिरंगा यात्रा, संगठन में युवाओं को तरजीह, सोशल मीडिया कनेक्ट पर फोकस, कांग्रेस का छात्रों की गूंज कार्यक्रम, युवा छात्राओं के बीच पहुंच बढ़ाना, समाजवादी पार्टी का जेन जी के लिए डिजिटल कैंपेन, बीएसपी का दावा टिकट बंटवारे में जेन जी यानी युवा पर फोकस करेंगे। मोटा मोटी कहानी ये कि जो जेन जी की बात करेगा क्या वही सत्ता पर राज करेगा। यही रणनीति अब सबको क्या अपनानी पड़ रही है। जहां इस वक्त सबसे पहले सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, जिन्होंने जंतर मंतर आंदोलन के बाद पिच, पेस, लाइन, लेंथ सब कुछ एकदम जेन जी के लिए बदल दिया है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है। ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। जंतर मंतर आंदोलन के बाद से पैदा हुई चुनौतियों को नए अवसर में बदलना प्रधानमंत्री शुरू कर चुके हैं, जिन्होंने पहले खुद वो टास्क करके दिखाया जिसे अब अपने हर मंत्री को प्रधानमंत्री पूरा करने के लिए कह चुके हैं। पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में जेन जी आउटरीच प्रोग्राम के तहत वन डे वन यूनिवर्सिटी अभियान चलाने की बात की है। यानी कि अब सभी मंत्रियों को एक दिन यूनिवर्सिटी में बिताना होगा, छात्रों से सीधा संवाद करना होगा, उनकी मांगों, उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों को सुनना होगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताना होगा और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा। मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। आईआईटी दिल्ली में जो बात प्रधानमंत्री ने इसी महीने कही है, उसी में मानो उनके मंत्रियों और सरकार संगठन से जुड़े एक एक व्यक्ति के लिए सार छिपा हुआ है।
प्रधानमंत्री ने तय कर लिया है कि नौकरी, स्किल, स्कूल, शिक्षा और परीक्षा मुद्दा कोई भी हो, अब देश के 1300 विश्वविद्यालय, 57 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 522 स्टेट यूनिवर्सिटी के अलावा जो डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, हर जगह लगातार एक दिन एक एक मंत्री को पहुंचकर मुद्दों का सामना करना होगा, सवालों का जवाब देना होगा। इतना ही नहीं, मंत्रियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के दौरे पर भी जाना होगा, बच्चों से भी बात करनी होगी, जहां खुद इंस्टा मोड में प्रधानमंत्री पहले आ चुके हैं। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। वहीं अब नई पीढ़ी से राजनीतिक संवाद बढ़ाने के लिए भी प्रधानमंत्री गंभीर हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को यह सलाह दी, पारंपरिक तरीके छोड़िए, जेनजी युवा वोटर के पसंदीदा तरीकों से कनेक्ट होकर बात करिए। इसके लिए मंत्रियों को फेसबुक, एक्स के अलावा इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए कहा गया। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार की सिर्फ खाना पूर्ति वाली सरकारी भाषा वाली पोस्ट की बजाय शॉर्ट्स, रील्स, वर्टिकल, सेल्फी स्टाइल में कंटेंट क्रिएटर की तरह पोस्ट करने को कहा गया है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के यूथ कनेक्ट को भी परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बनाया जाएगा। बैठक में सभी मंत्रियों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड दिया गया। 1 मई से 15 अगस्त यानी 3.5 महीने का इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन के परफॉर्मेंस का जिक्र था, लेकिन सोशल मीडिया पे रीच और एंगेजमेंट के मामले पे प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन था। वहीं एनडीए के घटक दलों के मंत्रियों का रिकॉर्ड औसत दर्जे का था। दरअसल कैबिनेट बैठक के अंदर मंत्रियों का जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कार्ड दिया गया है, उसमें मंत्रियों का सोशल मीडिया आउटरीच का पूरा डेटा था। खासकर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के आंकड़े रखे गए, जिन पैमानों पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस देखी गई। ये देखा गया कि मंत्री रोज कितनी पोस्ट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट पर कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर, कितने कमेंट्स, यानी कुल कितनी एंगेजमेंट मंत्रियों की सोशल मीडिया पोस्ट पर हो रही है। मंत्रियों की हर पोस्ट पर औसतन कितने लोग जुड़ रहे हैं, मंत्री के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, और मंत्रियों ने सरकारी योजनाओं और कामयाबियों को कितने प्रभावी ढंग से डिजिटली प्रमोट किया है। असल में प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो संवादहीनता पहले रही वो दूर हो, सरकार की स्कीम युवाओं तक पहुंचे और जेनजी की समस्या सरकार तक आसानी से आए। इसीलिए लगातार पीएम अब खुद ही मंत्रियों के सामने टास्क रख कर दे रहे हैं। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है, वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना, तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से हर दल और नेता जेनजी का नाम जप रहा है। हर दल चाहता है कि जेनजी उसके साथ हो जाए। कांग्रेस को लगता है कि अगले चुनाव में जेनजी को का साथ लेकर वो बाजी पलट सकती है। जेनजी को लुभाने के लिए कांग्रेस 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाएगी। लेकिन सवाल यह है कि झारखंड जैसे राज्य की मिसाल जब सामने हो, तब देश का जेनजी विपक्षी दलों पर भरोसा कैसे करेगा? जहां आज जेपीएससी की 2 परीक्षाएं रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि 3 दिन पहले हेमंत सोरेन सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द की थी, जिसके खिलाफ जबरदस्त विरोध रांची में हो रहा है। हरासमेंट तो नहीं हो रहा आप लोगों का? क्योंकि आप कोई वायलेंस नहीं कर रहे थे, आप किसी को नहीं मार रहे थे, आप तो अपना मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। किसी को मारा जा रहा है। जेनजी को हर सियासी दल लुभाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जो जेनजी से करीबी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि आने वाले समय में जेनजी एक अहम वोट बैंक साबित होने जा रहा है। सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए,
लेकिन सवाल है कि जिस जेनजी ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया, क्या उसे कांग्रेस और राहुल गांधी रिझा पाएंगे? क्या जेनजी राहुल की बात सुनेंगे? तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है। ये पिंजरा है मगर वो तो है, बट ये पिंजरा है। ये 21वीं सदी का, और इसकी जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है। जहां तक तो राहुल जेनजी को बताते हैं कि वो जिस मोबाइल से रील्स के बलबूते सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, वही मोबाइल और सोशल मीडिया उन्हें कैद करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सवाल है कि जेनजी को राहुल की बातचीत का अंदाज क्या भाएगा? देखना चाहते हो, ये डायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है। इनका पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक किसी और का हुआ है। बट ये कह रही हैं कि वो मेरा भाई है, देशवासी है, उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भी खड़ी हो जाऊंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सामने अन्याय देखते हैं, किसी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, गाली दी जा रही है, बट वो चुप होके अपना काम करते हैं। तो मैं इसको नेशनहुड मानता हूं। 27 साल की रिया आहिर के साथ राहुल का खड़ा होना जेनजी से रूबरू होने की वो कोशिश है जिसमें राहुल बाकी जेनजी से भी रिया की तरह मुद्दों को लेकर खड़ा होने की अपील करते हैं। लेकिन सवाल है कि जेनजी राहुल और उनकी पार्टी को क्यों सुनेगा जब वो देखता है कि झारखंड में छात्रों के प्रदर्शन से राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी। कांग्रेस की गठबंधन सरकार भी पेपर लीक और भर्तियों को लेकर फुल प्रूफ तरीका ढूंढने में कामयाब नहीं दिखती। सवाल है कि झारखंड के छात्रों के साथ हो रहे इस अन्याय का देश के बाकी जेनजी पर क्या असर होगा? सड़क पे हम लोग को बैठना पड़ रहा है क्योंकि जैसी चल रही है राज्य की तंत्र व्यवस्था, उस हिसाब से लग रहा है कि सारा फैसला सड़क पे ही होगा, सारा फैसला आपका प्रदर्शन के माध्यम से ही होगा। यहाँ पे ना जुडिशरी है, ना एग्जीक्यूटिव ढंग से काम कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। प्योर मोबोक्रेसी है ये, डेमोक्रेसी तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे कहीं पे भी हमें। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। अगर मोबोक्रेसी ही चलेगी तो मोबोक्रेसी ही की तरह से चलेंगे, प्रदर्शन करके ही चलाएंगे हम लोग। जो काम देश का विपक्ष साल 2014 के बाद अपने दम पर नहीं कर पाए, उसे जेनजी के विरोध ने आसानी से कर दिया। इस बात से भले राहुल गांधी उत्साहित हों और इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या झारखंड समेत विपक्षी राज्यों में पेपर लीक और भर्तियों में होने वाली गड़बड़ी को जेनजी भूलकर 2029 में कांग्रेस से जुड़ेगा? हम जो कर रहे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हमने कोर्ट पे लड़ा, हमने हर तरह से लड़ा, हमने अच्छे से मेहनत करके एग्जाम निकाला, उसके बावजूद हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? अगर सरकार मजबूत होती, जो कि है, मेजॉरिटी है उनके पास, उसके बाद भी पता नहीं कैसे दबाव आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? ये दबाव क्यों आ रहा है? तो ये डेमोक्रेसी तो नहीं हुई ना। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी किसी के दबाव पे आके अपने डिसीजंस, वो भी जो प्योरली इलीगल डिसीजंस है, कैसे ले रही है? ये सरासर अन्याय है हमारे साथ, ये नहीं होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के झारखंड से आती इन आवाजों के बीच कांग्रेस ने जेनजी से जुड़ने के लिए देश के 800 शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा कांग्रेस ने महीने भर के अंदर शिक्षा से रोजगार पर बड़ी सुधार योजना तैयार करने का प्लान बनाया है। छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है। 22 तारीख को पुणे में होगा और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। जेनजी का मतलब वो लोग जिनका जन्म 1997 और 2012 के बीच हुआ। इसीलिए 2029 में वोट देने की उम्र वाले जेनजी सदस्यों की उम्र लगभग 18 से 32 साल के बीच होगी। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में जेनजी लोगों की संख्या 36 करोड़ के आसपास हो सकती है, जो चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसीलिए हर दल जेनजी को लुभाने में लगा है, लेकिन जेनजी हर दल और नेता को देख और तौल रहे हैं। प्रशासन को भी हर राज्य में समझने की जरूरत आ पड़ी है कि जिन मांगों को वो अब तक अनसुना करते रहे या फिर डांट डपटकर शिकायत करने वालों को चुप करा देते रहे, भगा देते रहे, ऐसा अब नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए ये अहम निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाकर शिक्षण संस्थानों की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा,
तकनीकी शिक्षा से जुड़े संस्थानों की अलग अलग अधिकारियों के जरिए निगरानी होगी। जहां भी खामियां सामने आएंगी उन्हें फौरन दूर करने के साथ जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को स्कूलों से जुड़ी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट से मामलों की जांच कर तथ्यात्मक जवाब देने को भी कहा गया है। सोशल मीडिया पर शिकायत मिलते ही डीएम और मंडलायुक्तों को जांच की जिम्मेदारी मुख्य सचिव ने तय की है। बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने, साफ सफाई और छात्रों अभिभावकों से नियमित संवाद के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर स्कूलों में एमडीएम किचन, ब्लैक बोर्ड, विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें और जरूरी सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बारिश के दौरान स्कूलों में जल भराव और साफ सफाई की समस्या दूर करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसका असर भी दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में जहां सड़क की मांग को लेकर कल छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने थोड़ा सख्ती दिखाई। आज वहां खुद डीएम और एसपी पहुंचे, बच्चों से बात की, उनकी समस्या दूर करने का भरोसा दिया। कोई अधिकारी नहीं आ रहा। 2-3 दिन से हम लोग रोज कह रहे हैं मिल वालों को, सबको कोई सुन ही नहीं रहा है, इसलिए हम लोगों ने जाम लगा लिया। पूरी रोड, आधे से ज्यादा रोड रास्ता खराब है। यहाँ से कोई देखते नहीं है, जहाँ तक मिलेगा नहीं है वहाँ तक रास्ता खराब ही है। क्या चाहती हैं आप प्रशासन से? हम नहीं चाहते हमारी रास्ता सही करवा दे। आप जेन अल्फा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग अपनी रास्ता सही करवानी, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है सरकार से। हमारी रास्ता सही करवा दे, बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होती है। सही आश्वासन मिला है और डीएम मैम भी आई थी, उन्होंने हम लोगों की बात सुनी और उन्होंने कहा कि आपकी बात को पूरा किया जाएगा। गुलाबी सूट वाली स्कूली छात्रा जो साथियों का हाथ थामकर बुधवार को महोबा की सड़क पर धरना देती, नारे लगाती है कि हमारी मांगे पूरी करो। 19 अगस्त को जो बच्ची पुलिस के सामने लड़कर अपने लिए साफ सुरक्षित सड़क का अधिकार चाहती है, वही स्कूली छात्रा जब गुरुवार को मेज पर तमाम मीडिया के माइक के सामने बैठकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि हमारी मांगे प्रशासन ने सुन ली है, तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर तस्वीर है। कुमकुम का आत्मविश्वास देखिए और आज आप इसे सुनिए। सड़क नहीं है, लाइब्रेरी भी गांव में नहीं है और स्टेडियम भी नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। मैम ने 1 महीने की मोहलत दी है, आपके कह रहे सब कुछ होगा आप लोगों की। डीएम मैम आई थी। क्या बोली डीएम मैम? बोल के कहीं आपकी बात सुनी जाएगी और आप पूरे भी की जाएगी आपकी मांगे। रोड सही भी करवाएंगी और लाइब्रेरी की भी बोल के गई है, स्टेडियम, गांव, पानी के लिए भी बोला उनने। सुन रहे ना, यही वो जेन अल्फा का आत्मविश्वास है जो सरकारों को त्वरित कार्रवाई के लिए जगा रहा है। वरना महोबा के रायपुर कला गांव को जोड़ने वाला लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता जहां सड़क नहीं, गड्ढे हैं, उसी को तो सुधारने के लिए जब छात्रों ने बुधवार को धरना दिया, सड़क जाम की, तो वायरल हुई थी महोबा पुलिस की गुंडागर्दी, जो छात्रों को हटाने के लिए लात मारने लगे, बच्चों को खींचकर हटाने लगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर योगी सरकार के निर्देश के बाद वही प्रशासन गांव तक पहुंचता है। डीएम गजल भारद्वाज आती है, एसपी शशांक सिंह गांव पहुंचते हैं, छात्रों के साथ बात करते हैं, उनको भरोसा देते हैं हर समस्या को दूर किया जाएगा। संवाद के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो यही था कि एक जिलाधिकारी के तौर पर हमें इस बात का बहुत बुरा लगा कि हमारे बच्चे बच्चियों को जाम लगाने की नौबत आई, क्योंकि निरंतर हमारे यहाँ के जो बच्चे बच्चियां हैं महोबा जिले के, वो बहुत ही पढ़ाई में तेज बच्चे हैं और निरंतर उनकी समस्याओं पर एक्शन लिया जाता है। तो बच्चों से आज हमने यही संवाद किया कि जो भी समस्या आ रही थी, चाहे वो सड़क की है या स्कूल की है, उसके बारे में प्रॉपर चैनल से वो अपने शिक्षक के साथ या आगे भी कोई समस्या आए तो अपने शिक्षक शिक्षिका के साथ वो हमारे या कप्तान साहब के ऑफिस आकर अपनी बात बता सकते हैं। हम लोग यही संवाद का मेन रीजन यही था कि रोड जाम करने से क्या होता है कि आवागमन में किसी को एम्बुलेंस में किसी की जान जा सकती है, समस्या हो सकती है। तो बच्चों को काउंसिल किया हमने कि कोई भी समस्या जो है वो सही प्लेटफॉर्म पे वो रखें और उसका बिल्कुल हम लोग कार्रवाई उस पर कराएंगे।
जहाँ तक वीडियोस की बात थी तो उस पर ऑलरेडी कप्तान साहब जो है वो एक्शन ले रहे हैं। बोल के गई हैं कि अब कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, क्योंकि बच्चों के साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। हमारी गलती है कि हमने रोड जाम किया, क्योंकि हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। यदि सुनी बात सुनते हमारी तो हमें जरूरत नहीं थी रोड पे जाने की, प्रदर्शन करने की। तो हम लोगों की बात नहीं सुनी गई, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। उन लोगों ने बदतमीजी की, वो प्यार से भी तो समझा सकते थे, क्योंकि हम छोटे हैं उनसे। उनका फर्ज बनता है कि अपने छोटे बच्चों को सही से समझाएं। उन्हें ना सही समझाने की वजह से बच्चों के साथ बदतमीजी की, मारा पीटा, उन्हें धमकी भी दी। उन लोग गार्जियन के खिलाफ कार्रवाई होगी। सच्चाई यही है कि संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत। जहां संवाद समय से नहीं हुआ तो बच्चों ने प्रदर्शन किया। संवाद करने बड़े अधिकारी जब महोबा पहुंचे तो बच्चे मान गए। उस रास्ते पर काम होने लगा जहां की समस्या है, और ये बुलडोजर की असली ताकत है। जहां संवाद के बाद बुलडोजर रास्ता सुधारने का काम करने लगा है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और एनकाउंटर, ये दो कार्रवाई ऐसी हैं जिनके दम पर सरकार कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधियों पर लगाम का दावा करती है। वहीं विपक्ष इन दोनों तरीकों से चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई का आरोप लगाता है। इन सब के बीच 15 महीने पुराने एक हाफ एनकाउंटर से जुड़ी खबर पर कोर्ट ने ही खबरदार कर दिया। जहां एनकाउंटर की सीबीआई जांच का आदेश देते हुए अदालत ने तत्कालीन पुलिस अधिकारी की निशानेबाजी की क्षमता तक जांचने के लिए कहा। 12 मई 2025 जगह श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। अलाउद्दीन उर्फ छुटकऊ नाम के आरोपी को गोली मारकर हाफ एनकाउंटर किया जाता है। यूपी में हाफ एनकाउंटर का मतलब है पैरों में गोली लगना। मई 2025 में श्रावस्ती पुलिस की टीम आरोपी अलाउद्दीन को नाबालिग बच्ची के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस कहती कि तभी इसने फायर किया और दोबारा जब रात के अंधेरे में पुलिस के मुताबिक आरोपी ने हथियार लोड करना चाहा तो ये है तत्कालीन SHO इकौना अश्विनी कुमार दुबे, जो बहुत बहादुरी से कहा जाता है कि उसी रात के अंधेरे में केवल हथियार लोड होने की आवाज सुनकर ऐसी गोली चलाते हैं जो सीधे आरोपी के पैर में लगती है, किसी और को नहीं। राप्ती पुल के पास वहां घेराबंदी की गई और जब पुलिस ने उसको रोका तो उसने पुलिस पर फायर किया और पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें उसके दोनों पैर में गोली लगी है और उसको मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मई 2025 के इस हाफ एनकाउंटर पर 23 पुलिस वालों को पुरस्कार मिला, लेकिन अब एनकाउंटर से लेकर पुरस्कार तक पर सवालों का नया एनकाउंटर शुरू हो चुका है। हाफ एनकाउंटर के 15 महीने बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मई 2025 के श्रावस्ती के इकौना में अलाउद्दीन वाले हाफ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने कहा है कि 23 पुलिस वालों से घिरे होने के बावजूद आरोपी ने फायरिंग की, जिसमें एक भी पुलिस वाला घायल नहीं होता। वहीं रात 11 बजे सुनसान इलाके में 15 मीटर की दूरी से SHO ने गोली चलाई और वो सीधे आरोपी के दोनों पैर में लगी। श्रावस्ती में हुए हाफ एनकाउंटर पर सीबीआई जांच का आदेश लखनऊ की अदालत ने दिया है और कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई अपनी जांच के दौरान तत्कालीन SHO अश्विनी कुमार दुबे की निशानेबाजी और शूटिंग क्षमता का भी जरा परीक्षण कर ले। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस की जीप में कैसे 23 लोग बैठ सकते हैं और वहीं रात के अंधेरे में SHO जिसने इस पूरी एनकाउंटर की कहानी बताई, FIR दर्ज करवाई, वो रात के 11 बजे कैसे असलहा को लोड करने की आवाज से उसने फायरिंग की और जिसमें जो आरोपी था उसके दोनों पैर में सटीक जाकर गोली लगी है। इतना सटीक निशाना बहुत सव्यसाची तो है नहीं। सव्यसाची तो मैंने सुना था केवल राजा दशरथ थे जो किसी की आवाज पे तीर मार देते थे, उसी में शायद श्रवण कुमार भी मरा था। सव्यसाची नहीं है ये। अगर इन्हें ये बोलना चाहिए था कि हाँ मैंने ऐसा अनुमान में लगाया, तो अनुमान से भी चलाया तो किसी अन्य को भी गोली लग सकती थी ना, कोई और भी तो मर सकता था। सटीक इनकाउंटर होना चाहिए, किसी अन्य की जनहानि नहीं होना चाहिए, किसी का अन्य घायल भी हो सकता था। ये मुझे गले से उतरने वाली बात नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल सही ये जांच के आदेश दिए हैं और मैंने बहुत पहले भी कहा है कि जिस दिन एनकाउंटर इस तरह के फंसेंगे जवाब देते नहीं बनेगा, सजा हो जाएगी लोगों को। जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है छुटकाऊ का गोली लगने के बाद, उसमें जो वुंड का साइज आता है वो है 0.5 सेंटीमीटर और जो गोली SHO के माध्यम से पता, केस डायरी के माध्यम से पता चली है कि चलाई गई है वो है 0.9 mm की। तो गोली जब 9 mm की है और एंट्री वुंड है 0.5 mm का, तो ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल चीज़ें हैं जो कोर्ट को लगी हैं। एक बहुत ही कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई है
पुलिस के द्वारा, और जो कि मानने के योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत से एनकाउंटर पर सियासी सवाल जवाब होता आया है। श्रावस्ती एनकाउंटर अपने आप में शायद ऐसा पहला केस है जहां एनकाउंटर करने वाले पुलिस वाले की निशानेबाजी क्षमता के परीक्षण तक का आदेश दे दिया गया है। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। देश भर के स्कूलों की हकीकत से हम आपको लगातार खबरदार कर रहे हैं। कल हमने पंजाब के स्कूलों का रियलिटी चेक किया था, आज हम गुजरात के दाहोद के स्कूलों का हाल आपको दिखाएंगे। देश भर के स्कूलों का रियलिटी चेक करके सरकारों को खबरदार करती सीरीज में बुधवार को पंजाब के बाद अब बारी गुजरात की है, जहां के 4 स्कूलों में जाकर आज तक संवाददाता अतुल तिवारी ने पड़ताल की। गुजरात के आदिवासी बाहुल्य दाहोद में पहली से लेकर 8वीं तक के 1645 और 9वीं से 12वीं के 65 सरकारी तो 195 ग्रांटेड स्कूल मौजूद हैं। आखिर स्कूलों की क्या हालत है, इसी को लेकर हमने पड़ताल की। आज तक संवाददाता अतुल तिवारी सबसे पहले दाहोद के खंगेला गांव के प्राइमरी स्कूल पहुंचे, जिसे गुजरात का अंतिम स्कूल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सीमा पार मध्य प्रदेश शुरू होता है। स्कूल में दाखिल होते ही सामना खस्ता हाल हो चुके वाटर कूलर से होता है, जिसकी हालत देखकर पता चल गया यहाँ पीने के पानी का इंतजाम कैसा होगा। बच्चों के पीने के पानी की जगह पर हमें चप्पल दिखाई दी। पीने के पानी के जो नल भी लगे उसमें भी पानी नहीं मिला। पीने के पानी के लिए बच्चे पास के हैंडपंप पर निर्भर हैं। यहाँ के शिक्षक से पता चला कि प्राइमरी स्कूल की इमारत में ही जैसे तैसे 9वीं और 10वीं की पढ़ाई तक करवाई जा रही है, जिसकी वजह से कई छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं। कि हमारी जो सरकारी बिल्डिंग है वह अभी काम चालू है, बराबर बनी नहीं हुई है, इसीलिए हमें यहाँ पर किसी दूसरे का घर लेकर पढ़ाना पड़ रहा है। अभी 10वीं में करीब 350 जितने छात्र अभी भी आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन 11वीं में आते आते वही छात्रों की संख्या करीब 50 हो गई है। तो कितने ऐसे छात्र हैं जो पिछले साल 10वीं में तो थे लेकिन 11वीं में एनरोल नहीं हो पाए? हाँ, पिछले साल हमारे विद्यालय में मतलब हमारी शाला में 106 छात्र थे, लेकिन 10वीं पास करने के बाद बहुत ऐसे छात्र हैं कि हमारे यहाँ क्लास की सुविधा नहीं थी, तो दूसरी जगह एडमिशन लेकर वहाँ दूसरी जगह पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ 11वीं में आते आते बच्चे लड़के लड़कियाँ मिलाकर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी। लेकिन सबसे खबरदार करने वाली बात शिक्षकों की कमी का आंकड़ा है। सोचिए, जिस खंगेला प्राइमरी स्कूल के पहले से 8वीं क्लास में 607 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ 607 बच्चों के लिए 17 टीचर की जगह 12 टीचर से ही काम चलाया जा रहा है। यहाँ 5 टीचर की कमी है। यहाँ हमें क्लासरूम की भी कमी मिली, जहाँ 18 की जगह 12 क्लास में किसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है। 600 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, कितने शिक्षकों की कमी है और कब तक ये कमी पूरी होगी? 50% कमी है अभी। 5 शिक्षक की कमी है। तो 5 शिक्षकों से 600 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? नहीं, ऐसे तो 12 शिक्षक है, पर प्राइमरी में 1 से 5 में वो 5 ही है, 10 की जगह। मतलब 50% शिक्षकों की कमी है अभी। तो खंगेला प्राथमिक स्कूल की जब हम बात करते हैं तो 50% शिक्षकों की कमी के साथ ये स्कूल चलाई जा रही है। विद्या सहायकों की बात करें तो उसकी भी अभी पूर्ति यहाँ पे नहीं की गई है। आज तक की टीम इसके बाद दाहोद के इटावा प्राइमरी स्कूल पहुंचती है। यहाँ पर हमें बच्चे स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ते दिखे, लेकिन यहाँ भी क्लास की कमी दिखी। दाहोद के इटावा गाँव में स्थित प्राथमिक स्कूल में मेरी मौजूदगी है और इस प्राथमिक स्कूल की बात करें तो करीब 750 जितने छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर एक वर्गखंड के अंदर अगर 40 बच्चे पढ़ते हों, ऐसा अगर हम मान लेते हैं, तो लगभग 20 से ज़्यादा वर्गखंड की इस स्कूल को ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल हम जहाँ पे मौजूद है यहाँ पे मात्र 8 वर्गखंड हैं और इसी के पास में एक दूसरा बिल्डिंग बन रहा है जहाँ पे दूसरे 8 वर्गखंड बनाए गए हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो क्लासरूम्स हैं उसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर लैब्स भी यहाँ पे उपलब्ध करवाई गई हैं। इस स्कूल के 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम नहीं है, इसलिए इन बच्चों को प्राइमरी की बिल्डिंग में पढ़ाया जा रहा है। 10वीं के बच्चे तो कंप्यूटर क्लास में जमीन पर ही बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। दाहोद के इटावा गांव के इस प्राइमरी स्कूल में पहली से 8वीं तक के 747 छात्र पढ़ाई करते हैं। नियम के मुताबिक स्कूल में 21 टीचर और 18 क्लासरूम की जरूरत है, लेकिन स्कूल के पास केवल 14 टीचर हैं। 60 टीचर की कमी है। शिक्षक की कमी भरने के लिए 3 विद्या सहायकों को नियुक्त किया गया है। आपके स्कूल में लगभग 750 जितनी संख्या है, उसके मुताबिक कौन से सेक्शन में शिक्षकों की कमी है फिलहाल? 1 से 5 में 5 टीचर की कमी है और 6 से 8 में 3 टीचर की कमी है।
टोटल 8 टीचर की महकम के कमी है महकमे। सर, एक शिक्षक के प्रति कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अभी बन रही है फिलहाल? 35 से 40 समथिंग। अच्छा, ये हम पीछे देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर क्लास है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाना पड़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्लास की कमी है, अभी जगह नहीं है, इसलिए जो रूम है उसमें पढ़ाना पड़ा। नई जगह है हाई स्कूल की, वो जगह मंजूर हो गई, लेकिन वो भी टेंडर नहीं होगा, तो टेंडर लेने के बाद वो नई जगह बन जाएगी। अब दाहोद के कोटड़ा के सरकारी स्कूल को देखिए, जिसकी इमारत इस हद तक जर्जर हो चुकी है कि स्कूल के प्रिंसिपल ने क्लासरूम में ताला लगाकर स्कूल का सामान जर्जर रूम में ही रख दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल मनोज परमार ने आज तक को बताया कि पहली से 8वीं तक के यहाँ 309 बच्चे पढ़ते हैं। 10 टीचर की जगह 60 टीचर से काम चलाया जा रहा है। शिक्षकों की परिस्थितियां क्या है, क्योंकि हम जहां पे भी देख रहे हैं शिक्षकों की कमी हमें देखने को मिल रही है। आपके यहाँ कितने शिक्षक होने चाहिए, कितने हैं? हमारे यहाँ कुल 6 शिक्षक है और एक लीव पे है, और होने चाहिए 10। एक मुख्य शिक्षक प्रिंसिपल होना चाहिए, पर वो नहीं है, पर 2 की कमी है। अच्छा, कब तक आपको बताया गया है कि यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 से 5 के बच्चों को आप 2 ही कमरों में पढ़ा रहे हैं? कितने बच्चे हैं उसमें? 182, 180 तकरीबन। तो आगे से क्या है, इंजीनियर ने कहा है कि 6 महीने से कह रहे कि बन जाएगा, पर कोई प्रोसेस नहीं हो रही आगे। तो स्कूलों में टीचर कम है, इमारतें जर्जर हैं। 5 साल तक शिकायत करने के बावजूद बदलाव नहीं हुआ, जिसके बाद 2 साल पहले टीचरों ने ही 6ठी, 7वीं और 8वीं के छात्रों को पास के पंचायत घर के कमरों में पढ़ने के लिए भेज दिया। वहीं पहली से 5वीं तक के 182 छात्रों को 300 मीटर की दूरी पर मौजूद 2 कमरों में बैठकर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल में 15 कंप्यूटर हैं, लेकिन उन्हें तिजोरी में बंद करके रख दिया गया, क्योंकि उन्हें रखने की जगह नहीं है। ऐसे में कंप्यूटर होते हुए भी बच्चे इसकी शिक्षा से दूर हैं। अतुल तिवारी, दाहोद, आज तक। दाहोद की अगर हम बात करें तो वहां पहली से 8वीं तक के 1645 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें छात्रों की संख्या 3,33,498 है। इन पर 11,195 शिक्षकों की जगह 9,879 सरकारी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इस तरह दाहोद में प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों के कुल रिक्त पद 1,316 है। दाहोद में ही 9वीं से 12वीं के 65 सरकारी स्कूल में 9,045 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन यहां 82 शिक्षकों की कमी है। वहीं 195 ग्रांटेड स्कूल में 89,566 छात्र पढ़ रहे हैं और यहां 913 शिक्षकों की कमी है। तो हमारी पड़ताल में आपने देखा कि टीचरों की कमी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। गुजरात के बाद अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जिसके सोलन में हमें स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर जाते हुए मिले, जबकि सोलन में मॉनसून ने कहर बरपा रखा है। बारिश की वजह से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन हिमाचल के सोलन में बच्चे स्कूल जाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश का सोलन, जिसके अश्वनी खड्ड की एक तस्वीर स्थानीय व्यवस्था और प्रशासन की बदहाली से खबरदार करने के लिए काफी। सुन्नू टिकरी गांव के छोटे छोटे स्कूली बच्चे हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए यहाँ मजबूर है, क्योंकि यहाँ जाने के लिए कोई पक्का पुल नहीं। पुल के अभाव में मासूम बच्चे लोहे के 2 कबाड़ पाइपों पर पैर टिकाकर स्कूल जाते हैं। इसके अलावा रस्सी से बंधी एक काम चलाऊ ट्रॉली के सहारे उफनती नदी को पार करना सोलन के इन बच्चों की मजबूरी है। सोचिए, ये बच्चे बारिश में उफनते नाले को अपनी जान दांव पर लगाकर पार करते हैं, क्योंकि इनके पास स्कूल पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बच्चों के परिजनों की मजबूरी देखिए, वो रस्सी से बंधी एक काम चलाऊ ट्रॉली पर अपने बच्चों को बैठाकर इस नदी को पार करा के स्कूल भेजते हैं। बहुत सालों से जी ऐसा ही चल रहा है, और हमने पंचायत और इसमें भी कई बार रेजुलेशन बुलाए थे कि ये यहाँ पे पुल वगैरह या कोई ऐसी वो लगाया जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। अच्छा, आप बताएंगे कितने बच्चे आते हैं कोई इस तरह से यहाँ पार से? तो आते हैं कोई 30-40 बच्चे आता है। 30-40 बच्चे? तो सभी लोग इसी क्रेन में आते हैं पार से? नहीं, कुछ बच्चे तो हाँ जी, बाकी लोकल भी सारे आते हैं, इसी क्रेन में आते हैं। गांव वालों का कहना है कि पिछली सरकार में सुन्नू टिकरी, ग्योरा और क्यार में 3 पुलों का एस्टीमेट तैयार किया गया। 2 पुल तो बन गए, लेकिन सुन्नू टिकरी का ये पुल सिर्फ कागज पर ही बन पाया है।
स्कूल्स की बात भी आती है। अगर हम सरकारी क्षेत्र में करेंगे, लगभग 14,000 से अधिक स्कूल है और ये मामला संज्ञान में आया है, तो इसमें जिला प्रशासन, क्योंकि अधिकतर रास्ते, पुल, ये सब बातें जिला प्रशासन देखता है, उनके संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि अगर इस तरह की यहाँ भी, इसके अलावा और भी कोई इस तरह की सुविधा, विशेषकर जो मानसून सीजन के दौरान होती है, उसको दूर किया जाए। ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को कहा गया है। इस गांव के बच्चों का ये खतरनाक सफर सुन्नू टिकरी का सरकारी प्राथमिक स्कूल बंद होने से और बढ़ गया। ये स्कूल यहाँ 1949 से चल रहा था, लेकिन छात्रों की कम संख्या की वजह से इसे पिछले साल जुलाई में एक दूसरे स्कूल में मिला दिया गया। इसके बाद से अब पहली से 12वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए रोजाना इसी तरह खतरनाक खड्ड को पार करके 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बताओ कि स्कूल कैसे पहुँचते हो आप यहाँ पे? झूले से जाकर। झूले से? तो झूले में क्या डर नहीं लगता आपको? लगता है। अच्छा, फिर कैसे आते हो आप? मतलब झूले में बैठते हो, किस तरह का डर लगता है? कि नीचे ना गिर जाए। नीचे ना गिर जाए। नीचे तो काफी पानी होता है। पानी होता है ना नीचे नदी में? यस सर। कितने, बहुत सारे बच्चे आते हैं वहां से ऐसे? यस सर। अच्छा, तो क्या डिमांड रखेंगे आप सरकार से? कि पुल बना दे नीचे नदी में। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से लेकर फ्लैश फ्लड तक के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिसने बच्चों के स्कूल पहुंचने के रास्तों को और कठिन बना दिया। सोलन की ये तस्वीर इस बात की गवाही देती है। राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। आप जब खबरदार करते हैं ना, तो असंभव संभव हो जाता है। कल इसी वक्त हमने आपको जयपुर की मंगलम सिटी में खराब सड़कों को लेकर जनता का दर्द दिखाया था। हमारी रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे जयपुर के इस इलाके में अपार्टमेंट के जाल बिछे हैं, लेकिन सड़क के नाम पर ऐसे गड्ढे हैं जिस पर चलना आसान नहीं। वहां पर बारिश में कोई नाव चला रहा था, कोई एस्ट्रोनॉट बनकर प्रदर्शन कर रहा था। आज तक ने कल जब सरकार को खबरदार किया तो सरकार की नींद टूटी। रिपोर्ट चलने के कुछ ही घंटों बाद सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। जयपुर की कालावाड़ रोड पर बनी मंगलम सिटी, जहां रहने वाले हजारों लोग खराब सड़कों को लेकर प्रदर्शन करते रहे। सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहां के लोग एस्ट्रोनॉट तक बन गए। गड्ढे में नाव चलाई, भूख हड़ताल की, लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुनी। जयपुर के ऐसे ही लोगों की आवाज बना आज तक, और खबरदार शो में रिपोर्ट दिखाने के कुछ ही घंटों के अंदर जयपुर में सरकार जनता की सुनने लगी। रात में ही सड़क बनाने का आदेश देने से लेकर काम तक शुरू हो जाता है। ये वर्क ऑर्डर नगर निगम की तरफ से जयपुर रात में निकलता है और तुरंत काम शुरू हो जाता है। ऐसा पहली बार हुआ होगा जब निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से चंद घंटे पहले वर्क ऑर्डर शुरू कर दिया जाता है। सोचिए, जिस विकास के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण में पैसे जमा है, फिर भी सड़क नहीं बनी। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट घोषणा की थी, लेकिन उसका फायदा भी यहाँ के हजारों लोगों को नहीं मिल रहा था। इसी से तंग आकर देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मांगों पे होते आंदोलनों से सीख लेकर यहाँ के लोगों ने अनोखे आंदोलन शुरू किए। फिर भी किसी ने नहीं सुनी तो भूख हड़ताल शुरू करके बेटियां बैठ गई। आज तक ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्थानीय विधायक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर तक इनकी पीड़ा पहुंचाई, तो रात में ही सड़क बनाने का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा और जयपुर नगर निगम की तरफ से पहली किश्त 2 करोड़ 19 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। यहाँ के लोगों में बहुत खुशी है। सब ने आज तक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और स्थानीय विधायक मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर का धन्यवाद किया। सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे अपनी मां को खोने के बाद भूख हड़ताल पर बैठी दीपमाला के लिए ये सपने के सच होने जैसा है। जयपुर के मंगलम सिटी में सड़कों की हालत बेहद खराब है। लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। आज तक ने इसकी रिपोर्ट कल दिखाई। उसके बाद ये घोषणा हुई है कि यहाँ पर सड़क बनेगी, और धरना जो है काफी लंबे दिनों से चल रहा था, वो खत्म हो गया है। विक्रम हमारे साथ हैं। विक्रम, ये खुशी की बात है। सर देखो, खुशी की बात तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी खुशी की है, और हम भजनलाल जी शर्मा का जी सीएम साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि साहब उन्होंने हमारी आवाज सुनी, आपके थ्रू वहाँ आवाज पहुंची, और हमारे जो बजट रुका हुआ था वो बजट भी पास हुआ। माला, आपकी कल जो बात थी वो बिल्कुल रुला देने वाली थी, आज आपके चेहरे पर खुशी है। हाँ, खुशी तो ऑब्वियसली होएगी, और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी
कि शरद कुमार जी ने जो हेल्प करी है वो बहुत ही अच्छी हेल्प थी, और आज तक का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरे राजस्थान में जो हमारी मंगलम सिटी को कोई जानता तक नहीं था, जिन लेडीजों को कोई पहचानता नहीं था, तो उनका नाम हुआ है कि हाँ मंगलम सिटी की कोई लेडीज हैं जिन्होंने आवाज उठाई है। और मैं सीएम साहब का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे मंत्री जी का, कि जिन्होंने हमारी मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि चुनाव के बाद वो हमारा आश्वासन पूरा करेंगे। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि इनके इलाके में सड़क भी बनेगी। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। खुशी जताते हुए लोगों ने कहा कि इस इलाके का करोड़ों का विकास शुल्क भी जयपुर विकास प्राधिकरण में करीब 20 सालों से ज्यादा समय से जमा पड़ा है, वो भी सरकार को विकास के काम के लिए जारी करना चाहिए। शरद कुमार, जयपुर आज तक। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां बालाघाट के आदिवासी बेंगा अंचल में पिछले दिनों 19 बच्चों की मौत के बाद शुरुआत में उंगली इस सवाल पर उठी कि क्या कुपोषण की वजह से जान गई। शुरुआती जांच में फिर मलेरिया और खसरा संक्रमण से मौत की बात पता चली। बालाघाट में मौत की वजह भले संक्रमण निकली हो, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में कुपोषण अब भी एक बड़ी चुनौती है। दावा है कि 300 दिन का जरूरी पोषण आहार तक नहीं बंट पाया है। मध्य प्रदेश का बालाघाट आदिवासी इलाका, जहां खबरदार करता सवाल उठता है कि क्या झाड़ फूक के अंधविश्वास के सहारे बच्चों की जान बचाने की कोशिश हो रही है? अगर हाँ तो क्यों? मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका, जहां 19 बच्चों की मौत के बाद सवाल उठा है, क्या कुपोषण जान ले रहा है? लेकिन आईसीएमआर और दूसरे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की जांच रिपोर्टों ने मौतों की वजह में मलेरिया और खसरा से मौत का दावा किया। जहां दावा है कि खसरे के टीके से बच्चे छूटे थे। तो कहानी सिर्फ 19 मौतों की नहीं, क्योंकि आदिवासी इलाके में संक्रमण के साथ कुपोषण भी बच्चों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के आंकड़े कहते हैं कि ग्रामीण मध्य प्रदेश में अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 33% से बढ़कर 42% से ज्यादा हो गया। यानी 10 में से 4 से ज्यादा बच्चे उम्र के हिसाब से कम वजन के। इसीलिए खबरदार करना जरूरी है कि आखिर आदिवासी बच्चों को बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन और कुपोषण से बचाने वाला पोषण का आहार, दोनों की व्यवस्था में कमी कहां रह जा रही है। केंद्र के मिशन पोषण 2.0 के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और उसके साथ 6 साल तक के बच्चों को साल में कम से कम 300 दिन पोषण आहार देना जरूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश की 97,000 आंगनबाड़ियों को एक साल में जुलाई तक करीब 170 दिन ही नियमित पोषण आहार मिलने के आरोप है। प्रदेश में पोषण आहार बनाने वाले रीवा, सागर, देवास, शिवपुरी और होशंगाबाद समेत जिले के सभी 7 प्लांट भारी घाटे के चलते बंद हो चुके हैं और नई व्यवस्था के लिए अब तक टेंडर भी जारी नहीं हुआ है। बीच में थोड़ा सा ये हुआ था कि जो THR था वो कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब तो लगातार हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जो गर्म पका भोजन जो सुबह दिया जाता है वो तो हमारा लगातार चालू था, और THR कुछ समय के लिए हो लगता है, लेकिन लगातार हम लोग उसको दे रहे हैं। व्यवस्थाएं अब हमारे हाथ में आ गई हैं, तो हम अब सुचारू रूप से चालू कर रहे हैं और कर चुके हैं हम लोग। तो बीच में व्यवस्था परिवर्तन हुई है और होती रहती है व्यवस्थाएं परिवर्तन, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगा कि नहीं चल रहा है या सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा, तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि भाई विभाग फिर से करेगा। और वो हम लोग अब सुचारू रूप से हमारे सभी कलेक्टरों को ये निर्देश दे दिया है कि जहाँ तक नया टेंडर नहीं हो जाता है वहाँ तक वो अपने वहाँ जो SHGs हैं उनके माध्यम से यहाँ पूरी व्यवस्था करें, और सुचारू रूप से अभी चालू है सारी व्यवस्थाएं। पोषण आहार की सप्लाई उस मध्य प्रदेश में कुछ दिन रुक गई जहां कमजोर जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है। देश की कमजोर जनजातीय आबादी में लगभग हर चौथा व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है। वहाँ अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि उन तक ही पोषण का पूरा आहार समय रहते क्यों नहीं पहुँच पाया। बड़े दुख की बात है कि 19 बच्चों की मौत हो गई। सरकार जवाबदारी नहीं लेना चाहती, ना प्रशासन की मौतों के आंकड़े छुपा रहा है। क्यों छुपाना चाहता है? क्या आपकी नौकरी पे आ जाएगी? क्या उन परिवारों के जो बच्चे शांत हुए उनकी माओ से पूछो, उनकी कोख आपने सुनी करी और आपकी लापरवाही के कारण उनकी कोख सुनी हुई है।
बालाघाट में 19 बच्चों की मौत की जांच ने ये तो साफ कर दिया कि मौतों की मुख्य वजह मलेरिया और मीजल्स संक्रमण था, लेकिन इस खुलासे के साथ एक और बड़ा सवाल आया। जब खसरे से संक्रमित मिले सभी बच्चे नियमित टीका लगने से छूटे हुए थे और ग्रामीण इलाके में 42% से ज्यादा बच्चे अंडरवेट, तो चुनौती सिर्फ बीमारी का इलाज करने की नहीं, बल्कि बीमारी और कुपोषण से पहले बच्चों तक सुरक्षित पोषण आहार पहुंचाने की भी है। रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। और अब बात भारत के दुश्मनों को खबरदार करने वाले रक्षा समझौते की। भारत और जापान के बीच आज बड़ा रक्षा समझौता हुआ। इस समझौते में कई खास बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात भारत और जापान का मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़ना। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की नौसेना न केवल आत्मनिर्भर होगी, बल्कि मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। पहली बार मिलकर नौसेना का जहाज बनाने की तरफ बढ़े भारत और जापान। पहली बार भारत आएंगे जापान के लड़ाकू विमान। भारत के थिएटर कमांड में भी मदद करेगा जापान। भारत और जापान के बीच बढ़ता दोस्ताना दुश्मनों को खबरदार कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजरो कोइजुमी को कोनिचिवा और अरिगातो कहकर विदाई दी है। अरिगातो। जिसके जवाब में कोइजुमी ने जवाब में नमस्ते कहकर भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों के गहरे रिश्तों का साफ साफ संकेत दे दिया। रक्षा मंत्रियों के बीच दिखी ये गर्मजोशी भारत और जापान के बीच हुए बड़े रक्षा समझौते में भी नजर आती है, जो देश के दुश्मनों के लिए जोरदार झटके से कम नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक में इन दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर व्यवस्था संबंधी समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए गए। नमस्ते। एक्सेलेंसी कोइजुमी-सान, कोनिचिवा। इसकी जानकारी खुद देश के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर दी है और लिखा है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता के लिए एक अहम पड़ाव। नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री कोइजुमी के साथ बहुत सार्थक बैठक हुई है। हमारी बातचीत समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया रक्षा तकनीक और रणनीतिक भरोसे को बढ़ाने पर केंद्रित रही है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा समझौते में नौसेनाओं के बीच सहयोग, सूचना का आदान प्रदान, खोज और बचाव, मानवीय सहायता, आपदा राहत जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया। लेकिन सबसे अहम बात, भारत और जापान का नौसेना के जहाजों को मिलकर बनाने और डिजाइन करने को लेकर बनती एक राय है। जापान के एडवांस तकनीक और भारत की उत्पादन क्षमता का मेल मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। जापान के मोगामी क्लास फ्रिगेट जैसे आधुनिक जहाजों की तकनीक भारत के लिए उपयोगी हो सकती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच नेवल रेडियो एंटीना सिस्टम को मिलकर बनाने का समझौता कर लिया गया था, लेकिन मिलकर नौसैनिक जहाज बनाने का कदम भारत की नौसेना को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित होगा। इनका सीधा असर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के इरादों पर होगा, जो जापान, फिलीपींस जैसे अपने पड़ोसियों को डराने के साथ ही हिंद महासागर में भी अपना शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस समुद्री समझौते के बाद दोनों देश हर तरह से एक दूसरे की मदद करेंगे। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।